will I be ever able to make it into an IIT? Will I qualify JEE Advanced exam? आप में से जिन लोगों के JEE मेन में परसेंटाइल 95, 96, 97, 98 हैं, वो सभी अक्सर इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। क्या मैं JEE एडवांस के एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से क्वालिफाई कर पाऊंगा? अगर आपको अपने ऊपर हमेशा डाउट होता है, हर दिन डाउट होता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप JEE एडवांस एग्ज़ाम हॉल के अंदर किस तरह से बिहेव करेंगे तो IIT में जाने के अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कर लेंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल होने जा रहा है जो कहीं ना कहीं 99 परसेंटाइल से नीचे रह गए, जिन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, जो सुपर कॉन्फिडेंट है कि उनकी रैंक 100, 200, 500, 1000 के अंदर आने वाली है। उनके लिए शायद मेरी ये बातें बहुत मीनिंगफुल ना हो, लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट्स जिनको अपने ऊपर आज डाउट है कि वो IIT पहुंचेंगे कि नहीं, या वो सभी स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि उनकी रैंक कहीं बहुत पीछे तो नहीं हो जाएगी, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, अंत तक मेरी सारी बातों को समझिएगा। हम चर्चा करने वाले हैं कि इनसाइड द एग्ज़ाम हॉल हमें कैसे बिहेव करना है। पॉइंट नंबर 1, सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट मत कीजिए क्वेश्चन पेपर को, बिल्कुल मत कीजिए। अपने दिमाग से ये बात हटा दीजिए कि 1 घंटा इस सब्जेक्ट के लिए, 45 मिनट इसके लिए और 1.25 घंटा इसके लिए। ऐसे मत कीजिए। आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डील करना है पूरे पेपर को। ये बहुत ही लो स्कोरिंग एग्ज़ाम है। सब्जेक्ट वर्ड ही दिमाग से हटा दीजिए। ये एक फुल क्वेश्चन पेपर है, उसमें से कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसको मैक्सिमाइज करना है। ये पहली आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको हर क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको हर क्वेश्चन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है अभी आपको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ, पर हर क्वेश्चन को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें छोड़ देना है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। किन क्वेश्चंस को टच करें और किन क्वेश्चंस को छोड़ दें। मेरी बातों को सुनिएगा, उसके बाद हो सके तो कुछ मॉक टेस्ट सामने रखकर उनको प्रैक्टिस भी करने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक ऐसा क्वेश्चन दिखता है विच इज नॉट रिजेंबलिंग एनीथिंग दैट यू हैव प्रैक्टिस टिल डेट, आपने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जो देखने में ही किसी भी उस तरह के क्वेश्चन के आसपास नहीं लगता जो आज तक आपने प्रैक्टिस किया है, एकदम ही अनूठा, एकदम ही नया लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, लेकिन पढ़ने के बाद। क्यों ऐसा कह रहा हूं, आगे एग्जांपल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं विच हैव गॉट एम्बिगुअस एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस इन देम। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ एम्बिगुअस मीन्स आपको एम्बिगुअस लग रहे हैं, मुझे शायद ना लगे, किसी दूसरे स्टूडेंट को ना लगे, पर आपको एम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग लग रहा है स्टेटमेंट, बड़ा घुमाव फिराव वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन को भी आपको छोड़ देना है। पर्सनल वीकनेस, आपको आपकी पर्सनल वीकनेस पता है, आपको पता है कि 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन मुझसे नहीं ही होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी पढ़ने के बाद जरा सा भी संशय है छोड़ देना है। किसको छोड़ना है? ऐसे क्वेश्चन जो देखने में, जिनकी बनावट, जिसमें डायग्राम कुछ ऐसा है जो आज तक आपने देखा उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता, उसको छोड़ देना है। एम्बिगुअस एक्सप्रेशन या फ्रेजेस हैं क्वेश्चन में, उसको छोड़ देना है। एम्बिगुअस सबके लिए नहीं, आपके लिए। और एग्जाम हॉल में बैठ के आप डिसाइड भी कैसे करोगे कि सबके लिए एम्बिगुअस है कि नहीं। पर्सनल वीकनेस, आपको कहीं पता है कि ये टॉपिक बहुत ही कमजोर कड़ी है, उसको भी छोड़ना है, बट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन एंड यू फाइंड दैट देयर इज अ कैलकुलेशन ओवरलोड इन ए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को भी छोड़ ही देना है, नहीं बोल रहा हूं, छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू इन बातों को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करता हूं। JEE एडवांस 2021 का पेपर उठाया है मैंने, एक फुल पेपर ही है ऑलमोस्ट, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
ये क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूं, आप सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होता है। आप जेईई एडवांस 2021 के क्वेश्चन पेपर को खोल लीजिएगा और फिर इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। ढंग से पढ़ने के बाद आपको ऐसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। क्या ये आपको ऊट पटांग लग रहा है? क्या ये आपको एम्बिगुअस लग रहा है? क्या आपको ये एक्सप्रेशन अटपटा लग रहा है? आपको बिल्कुल पढ़ते ही, पढ़ने के 15, 20, 25 सेकंड के अंदर आपको ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि ऐसा एक्सप्रेशन कहां से आएगा? ये आपके लिए एम्बिगुअस है, ये एक्सप्रेशन आपके लिए अबूझ है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को समझ गए कि क्या क्या दिया हुआ है, और उसके बाद आपको कोई क्लू नहीं है कि इस तरह का एक्सप्रेशन कहां से पैदा किया जा सकता है, कहां से जनरेट किया जा सकता है, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली एम्बिगुअस है। कुछ हिम्मती लोग जो अच्छे हैं पढ़ने में, मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूं अपने आज के वीडियो से, जो अच्छे हैं, जो 1000, 2000, 500 रैंक भी लेके आएंगे, ऐसे स्टूडेंट शायद इसमें कुछ काइनेमेटिक्स करना शुरू करें। पर 1, 2, 3 स्टेप करने के बाद उनमें से अधिकांश लोगों को ये दिखने लगेगा कि ये बहुत लेंदी जाने वाला है। उन्हें रास्ता दिखने लगेगा कि हाँ ऐसे किया जा सकता है, बट दिखने ये साथ में ये भी दिखेगा कि बहुत लेंदी जाना है। तो अब ये उसी समय डिसीजन लेना है एक बार में कि ये फुल लेंथ लेंदी जा रहा है तो आखिरी तक करके मानूंगा, या तो उसी समय स्विच ऑफ कर देना है। जैसे ही समझ में आया कि लेंदी जा रहा है, स्विच ऑफ कर देना है। मैक्सिमम लोगों को जिनको ये एक्सप्रेशन अबूझ लग रहा है उनको तो देखते ही छोड़ देना है, और बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनको ये एक्सप्रेशन किसी बहुत ही स्मार्ट तरीके से दिख जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नॉर्मली लोगों ने बाद में दिया है, वो आप खुद ही ढूंढिए। तो अगर वो स्मार्टनेस एग्जाम हॉल में आपके पास है, वो मुझे नहीं लगता कि 10, 20, 25 लोगों से ज़्यादा के पास होगी। इनफैक्ट तो बाकी लोग या तो इसको ब्रूट फोर्स मेथड से एकदम सॉल्व करेंगे ही। ऐसे लोग जिनको एकदम है कि अंडर 100 आना, अंडर 200 आना, वो छोड़ेंगे ही नहीं, और उन्हें पता है कि वो पेपर रफली पूरा कर ही ले जाते हैं, वो इसमें लगे रहेंगे। पर मैक्सिमम लोगों के लिए मेरा ये मानना है कि जैसे ही दिखा कि यह एम्बिगुअस फ्रेज, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन है, लीव इट देन एंड देयर। पहला क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। अगला क्वेश्चन, ओह ये तो मैंने लॉलीपॉप बोलना, मैंने आसान और कठिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर जो भी स्टूडेंट जेईई एडवांस का एग्जाम देने गया है वो तो इसको पढ़ते ही 2 सेंटेंस का क्वेश्चन है, और पढ़ते ही उसको एकदम क्लियर आइडिया है कि क्या करना है। कर दो। अगर इसमें भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने तो इसका भी सही आंसर नहीं दिया होगा, बहुत लोगों को इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, तो वो तभी होगा जब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो ये आपकी पर्सनल वीकनेस की कैटेगरी में आ गया कि आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में ABCD नहीं पता है। ये आपकी पर्सनल वीकनेस हो गई कि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, छोड़ दीजिए। बट दिस इज एन ईजी क्वेश्चन एंड दैट इज वाई मैं हमेशा से कहते रहा हूं, सिलेबस पूरा करो, टॉपिक स्किप कर सकते हो, चैप्टर स्किप मत करो। किस चैप्टर से? हो सकता है चैप्टर शुरू होता है फर्स्ट पेज से ही, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ जाए। टॉपिक स्किप करो। हो सकता है रेडियो एक्टिविटी में चेन रिएक्शंस तुम मिस कर दो, नहीं समझ में आता है। बट रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं पता होना, ये गड़बड़ है। एनीवे, फिर भी आपको अगर पता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, तब तो ये आपके लिए मिस ही है, और ऐसे स्टूडेंट फिसल जाएंगे, शायद सेलेक्ट नहीं होंगे, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो आप नहीं पढ़ के गए हैं, तो फिर मुश्किलात तो बहुत सारी है, नो डाउट। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, और पढ़ते ही कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये तुरंत दिख गया कि हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चन की तरह है, ऐसा हम लोग पढ़े लिखे हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनको पढ़ के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका स्टार्ट ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ से करना है, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, बदल रहा है, वायर अगर यूनिफॉर्म होता तो भी नहीं पता है कि क्या करना है, तो ये फिर से पर्सनल वीकनेस की कैटेगरी में आ गया। आपको इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में नहीं पता, बट ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जेईई एडवांस का एग्जाम देने गए। जैसे ही लिखा है कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन, तो पढ़ते ही समझ में आ जाता है हमें, जो पढ़ के गए उन्हें,
कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है। तो खुश होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है विच रिजेंबल्स जो मैंने पढ़ रख के रखा है पहले से, उससे मैच खाता हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो अब इसमें वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल रेडियस बदल रहा है। तो भाई इस हिस्से का रेजिस्टेंस और इस हिस्से के रेजिस्टेंस का रेशियो लिखना ही चैलेंज है। अब इसमें भी दो तरह के लोग होंगे, कुछ लोग ऐसे जिनको ये एक्सप्रेशन ही याद है, ये हालांकि ये बहुत थोड़े होंगे पर होंगे, उनके लिए तो ये सवाल चुटकियों का हो गया। पर बाकी जिनको ये सवाल समझ में आ चुका है उनको इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ देना चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो। जिनको ये सवाल समझ में आ चुका है वो थोड़ा उन्हें लगता है कैलकुलेशन बड़ा है, नहीं कीजिए आप। अभी एक सवाल मिला था जिसमें 15 सेकंड भी आपको नहीं लगे थे, एकदम कैलकुलेशन नहीं था। तो इस सवाल में कैलकुलेशन अगर थोड़ा है, यहाँ एलिमेंट लेके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेट करना है, कीजिए। आपको रास्ता दिख रहा है कि यही रास्ता है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है पर करना है, कीजिए। जेईई एडवांस के एग्जाम में ये सब करना पड़ता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है, लाइन ऑफ एक्शन एकदम क्लियर है और थोड़ा लेंथी दिख रहा है, कीजिए, डू इट देन एंड देयर। इसको छोड़िए मत, इसको ये मत सोचिए कि लौट के आके करेंगे, अभी कीजिए, इसी वक्त कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखते ही खुशी हो गई कि ये यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आ गया। फिर थोड़ा पढ़े, ध्यान से देखा तो लगा कि यार इसमें तो बहुत सारे अननोन है। फिर से जो स्मार्ट लोग होंगे, और आप स्मार्ट नहीं हैं तो भी आपको रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन में शुरू में देख के ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन ओवरलोड है। इसमें 4 इक्वेशन सेटअप करो और फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालो। थोड़ा सा केयरफुली देखिए, थोड़ा सा केयरफुली देखने से कुछ ऐसे इंसाइट्स हैं इसमें जिससे कि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। बट मान लीजिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा, बस मन घबराया हुआ सा है। एग्जाम हॉल के अंदर कुछ भी नहीं सूझ रहा है और हमें ये पता है कि ऐसे क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं, एकदम ब्रूट फोर्स मेथड से किए कैसे जाते हैं। तो मास का डायमेंशन दोनों तरफ, टाइम का डायमेंशन दोनों तरफ, लेंथ का डायमेंशन दोनों तरफ, एम्पियर करंट का डायमेंशन दोनों तरफ, इक्वेट कर दो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा के लिए सॉल्व कर दो। तो इसको पढ़ने के बाद आपको एकदम क्लियर है कि अगर आप और कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा इंटेलिजेंटली कुछ नहीं गेस कर पा रहे हैं, तो 4 लीनियर इक्वेशन लिखने और सॉल्व करने हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर हाँ, किसको तैयार होना चाहिए? जिनसे कम ही क्वेश्चन बने हैं अभी तक, उनको तो एक बार तैयार हो जाना चाहिए। अभी तक उन्होंने बहुत समय बर्बाद किया ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो उन्हें आता है, तो वो जो पीछे वाले क्वेश्चन आपने नहीं किए उसका समय तो बचा है ना, करो ना, इसको कर दो फिर। और नहीं फिर भी लगता है कि नहीं बहुत टाइम लगेगा, तो एकदम 15 सेकंड के अंदर डिसाइड करो, और जो डिसाइड करो उस पर आगे बढ़ो, फिर मुड़ मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ जाओ। नहीं करना है छोड़ दो। यूनिट डायमेंशन का है तो क्या हुआ, अब इसमें ईगो हर्ट होने लगता है, अरे यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आया और मैं नहीं कर पाया। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम हॉल के अंदर थोड़ा ईगो को किनारे रखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत लेंदी कैलकुलेशन है और मैं इतना समय अफोर्ड नहीं कर सकता, छोड़ दो। लेकिन अगर एक बार डिसीजन लिया कि नहीं, ये अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं, थोड़े ही किए हैं, और ये क्वेश्चन तो आसान ही है, लाइन ऑफ एक्शन पता है, मैं करूंगा ही तो करो। फिर एक बार डिसीजन ले लिया, करूंगा तो करो। 5 मिनट लग रहा है, लगने दो। 6 मिनट 8 मिनट भी लगता है, लगने दो यार। अब ये क्वेश्चन आ गया जिसमें एक बड़ा राइटअप है। देखिए, बड़े राइटअप अक्सर उन क्वेश्चंस में होते हैं जिसमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझाने की कोशिश की जाती है। इसमें एक अरेंजमेंट है जिसको समझाने की कोशिश की गई है, वर्ड्स में लिखा गया है कि यह है क्या, इसलिए बड़ा राइटअप है। तो आप इसको फटाफट पढ़ते चले जाइए। क्या आपको ये अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? पढ़ते वैसे मत जाइए, कागज पे ड्राइंग भी बनाते जाइए जहां जहां रिक्वायरमेंट। बहुत सारे, कुछ लोग, बहुत सारे तो गलत बोल गया मैं, कुछ लोग ऐसे भी आए जिनको तो पहला ही सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है। कंसीडर ए कन्फिगुरेशन ऑफ एन आइडेंटिकल यूनिट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर। अब किसको यूनिट बोला गया उसी में हाथ पैर फूल गए। अरे आगे थोड़ा और पढ़ो। 2-3 लाइन पढ़ते पढ़ते बहुत से लोगों को समझ में आने लगता है कि अच्छा ये एक यूनिट है, ये दूसरा है, ऐसे n यूनिट्स है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा अपने रफ शीट में ड्राइंग बनाते बनाते अगर आपको ये भनक लग गई कि ये एक यूनिट में ये जो इसका शिफ्ट हुआ, बेसिकली ये जो लाइट रे आ रही है कहाँ से निकली, ये जो शिफ्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, आपको दिखने लगा। अगर मेरा कहने का मतलब आपको पाथ दिखने लगा
कि ये हम एक यूनिट में शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे, एन यूनिट में दैट मल्टीप्लाइड बाई एन ऐसा शिफ्ट होगा, उससे हमें क्वेश्चन बन जाएगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन दिखने लगा पढ़ते 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 पढ़ने के मैक्सिमम 30 सेकंड बाद तक, अगर तुम ये समझ गए कि करना क्या है तो कर दो, लेकिन पढ़ने के बाद भी तुमको ये सेटअप नहीं समझ में आ रहा है, हेजी लग रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहा है, 30 सेकंड के अंदर डिसाइड करो और छोड़ दो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है मत समझो, लिव इट देन एंड देयर। अरे ये सर तो सब क्वेश्चन ही छोड़वा देंगे, अरे ये देखिए आ गया लॉलीपॉप। अब कोई जेईई एडवांस का एग्जाम देने गया और ऐसे क्वेश्चन उसने नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, हो ही नहीं सकता। फ्लक्स बताना है, कुछ इधर के थ्रू उधर के थ्रू, ऐसा कुछ है। एकदम पढ़ा और 5 सेकंड में आंसर लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन कर दो, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से अगर 30 सेकंड के अंदर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, क्वेश्चन में डिमांड क्या है, अगले पे जाइए। बार बार मैं एक ही शब्द रिपीट कर रहा हूं। अगर ये पढ़ते ही आपको ये समझ में आ गया कि एक तरह से ये ब्लॉक जो है 2 स्प्रिंग के बीच में झूल रहा है, स्प्रिंग से बंधा नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, मीन पोजीशन से इस तरफ चलता है तो सिर्फ इस स्प्रिंग को से इंटरैक्ट कर रहा है, और मीन पोजीशन से इस तरफ चलता है तो सिर्फ इस स्प्रिंग से इंटरैक्ट कर रहा है। दोनों स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट K1 K2 है, एक ही स्प्रिंग है, उसके कांस्टेंट K1 K2 अलग लिखे हैं। पढ़ने के बाद अंदर से आवाज आई कि अच्छा ये तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसमें और कुछ है नहीं। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मुझे आता अच्छे से, मैंने कई क्वेश्चन बनाए, आई विल ट्राई इट। तो ठीक से इसको पढ़ा, और ठीक से रियली में पढ़ने से अगर आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आता है तो इतनी बात तो समझ में आ ही जाएगी जो इसमें समझना है। आता है तो कर दो। पर इसको पढ़ने के बाद 30 सेकंड बीत गए, 45 सेकंड बीत गए, थोड़ा अपने अंदर की आवाज़ से बात करो। बीच बीच में कॉन्शियसली अपने आप से एग्जाम हॉल में पूछो, ये जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ इसमें मुझे क्या लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ रहा है? पूछो ऐसे थोड़ा देर रुक के। नहीं आ रहा है छोड़ दो, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, दुनिया उसको आसान बोलती हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। और तुम्हें इसका लाइन ऑफ एक्शन पढ़ते ही लग रहा है कि नहीं ये तो वैसा ही है जैसा मैंने कहीं पढ़ा था, डू इट। ये क्वेश्चन ऐसा है जो रिजेंबल कर रहा है ऐसे चीजों से जो आपने पढ़ के रखा है, कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये पढ़ते ही एक बार में भनक लग गई कि अच्छा मिरर और ऑब्जेक्ट इमेज की स्पीड पे क्वेश्चन है, ऐसा तो हर कोई पढ़ के जाता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने जो पढ़ा है उसी से रिजेंबल कर रहा है, इसमें कुछ भी अनूठापन नहीं है। तो इसको देन एंड देयर सॉल्व कीजिए, डू इट। इस समय ना तो पिछले क्वेश्चन के बारे में सोचें ना आगे क्या है ये सोचें, डू इट देन एंड देयर। उसके बाद ये आगे आते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन मिल गया, कुछ चार्ज वार्ज दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बच्चे करते हैं, मतलब जेईई एडवांस का एग्जाम देने गए और आपने इस तरह के यहाँ फील्ड पोटेंशियल ये सब नहीं लिखे हैं, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी होता है। क्या पूछ दिया, मोर देन 1 करेक्ट में आ गए शायद हम लोग। आरबी की अलग अलग वैल्यू के लिए आरबी की 4 वैल्यूज दी हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किसी किसी पॉइंट पे पूछा। ऐसे क्वेश्चन में एक बहुत पुराना वीडियो मैंने बनाया भी था। इसको पढ़ने के बाद सबसे पहले ABCD ठीक से पढ़िए, चारों ऑप्शन, एक नहीं, ऐसे मत पढ़िए कि इफ आरबी इज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी, सिर्फ इसी को डिसीजन लेने पर लग गए, नहीं, पहले चारों पढ़ लीजिए। आरबी की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या क्या पूछा गया है ये देखिए। यहाँ जस्ट आउटसाइड भी यहाँ फील्ड और पोटेंशियल पूछा गया है आरबी की अलग अलग वैल्यूज के लिए। और उसके बाद टोटल चार्ज कन्फ्यूगर इस सिस्टम में कितना है जब आरबी की वैल्यू 2 है, फिर आरबी की वैल्यू 5/2 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है। ये सब पढ़ने के बाद एक सेंस आएगा आपको कि करना क्या है। हो सकता है आप डिसाइड करें कि चलो यार आरबी को हम आर अननोन मान लेते हैं, उसके टर्म्स में यहाँ पोटेंशियल लिख लेते हैं, और उसके बाद आरबी आर की जगह पे ये रख के देखते हैं, ये रख के देखते हैं, ऐसा करें, ऐसा हो सकता है। या आप डिसीजन लेंगे कि नहीं मैं चारों के लिए अलग अलग ही करूंगा, चारों क्वेश्चन को अलग अलग करूंगा, तो फिर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो शायद आपको आती है तो कीजिए, टाइम की चिंता मत कीजिए, कर लीजिए एक बार। ये कोई ऐसा भी नहीं है जिसमें बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, आपको करते रह जाना पड़ेगा, ऐसा कैलकुलेशन आ जाएगा कि ये क्यूबिक इक्वेशन आ गया, सॉल्व ही नहीं हो रहा, ऐसा तो है नहीं। ये तो रास्ता पता है, स्टेप्स पता है, और ये भी दिख रहा है कैलकुलेशन कोई बहुत महान उलझा हुआ तो नहीं है, कीजिए।
इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ना, क्यों अगले क्वेश्चन को देखना कि वो कैसा है, इस समय इसी को देखिए। अब ये क्वेश्चन आ गया, फिर से अगर इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को पढ़ लेंगे आप तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि दो ही बातें की जा रही है। यहाँ 6 वोल्ट का एक सोर्स लगाया गया है दोनों में, या फिर एक कांस्टेंट करंट सोर्स जो 2 एम्पियर का करंट देता है ये लगाया गया, और कुछ पावर के बारे में चर्चा की गई। तो ये तो एक ऐसा सर्किट है जिसको, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल की ग्रुपिंग है कि आपको नहीं आता है वाली बात तो है ही नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट की रीच में है शायद, लेकिन उसको सबसे पहले ये चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। ये चारों ऑप्शन पढ़ने से उसको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे बार बार इसको घूर के नहीं देखना है। पहले यहाँ 6 वोल्ट के सेल लगाओ और सोचो क्या हो रहा है, क्या पूछा है पढ़ लीजिए। फिर 2 एम्पियर करंट देने वाले सेल लगाओ और फिर सोचो कि क्या हो रहा है। चारों ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, एकदम क्लियरिटी हो गई कि हाँ ये करना है, बढ़ जाइए आगे। इसको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कीजिए इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए ये पहेली है। बहुत थोड़े से लोगों को ये समझ में आएगा कि लिखा क्या है। सरफेस टेंशन है, बबल है, आइडियल गैस है, एडियाबेटिक है, इंसुलेटर कभी बोल रहा है बबल के सरफेस को, कभी कंडक्टिंग बोल रहा है। अगर आपको ये पूरा बिना पढ़े नहीं छोड़ना है, पढ़िए, एक बार पढ़िए। लेकिन पढ़ते 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 यहाँ आते आते ही आप समझ गए कि मुझे सरफेस टेंशन का एस नहीं आता है, थर्मोडायनेमिक्स भी मेरी हिली हुई है, तुरंत छोड़ दीजिए। फिर जब देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन और थर्मोडायनेमिक्स का मिक्सचर है और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आज तक आपने जीवन में नहीं किया है तो छोड़ दीजिए। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर रखे हैं तो फिर लगिए, इसके पीछे लगिए। इस चारों ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, पर अगर आपको लगता है कि सपोज आपको लगता है कि ये वाले ऑप्शन का आंसर आप ढूंढ सकते हैं तो देखिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन अगर आपको लगता है कि आप बस यही वाला जानते हैं, 1 मिनट के लिए एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि इसको आप चेक कर सकते हैं, कर लीजिए। ये सही आया तो टिक कीजिए, बाकी आपको नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, पार्शियल मार्किंग रहती है। अदरवाइज ये दिख रहा है कि मेरे रीच के बाहर है तो छोड़ दीजिए। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कभी किए ही नहीं है और इसके पीछे लगने का कोई कारण नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत पुराना IIT का ही क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए, पर इसको जिस भाषा में यहाँ लिखा गया है मैक्सिमम लोगों के लिए फिर ये बहुत ही मेहनत का काम है। और हो सकता है कि जिन लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ उनको ये क्वेश्चन ना समझ में आए कि करना क्या है, छोड़ दीजिए। और पढ़ते ही अगर आपको समझ में आ गया कि बीटा क्या है, बीटा क्यों लिखा गया है, ये बीटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1/4 लेने से क्या हो, नहीं तो आप तो एक्सप्रेशन में ही उलझे रह जाएंगे। आपको कभी ये चीज़ बीटा लिखा नहीं, कैलकुलेशन किए पड़े हैं, अब लास्ट में देख रहे हैं बीटा 1/4, अब किसको 1/4 लिखना है। Q/σ अलग है आपके एक्सप्रेशन में, 2C एप्सिलॉन नॉट अलग है आपके एक्सप्रेशन में, आप आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के अगर समझ गए कि ये क्वांटिटी हर जगह लानी है मुझे, जहां जहां आ जाए, और उसको जल्दी जल्दी बीटा लिख देना है। अगर आप इस तरह से क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं तो इन जनरल ये उलझा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि ये पास्ट में आए हुए IIT के क्वेश्चन से बहुत मेल खाता है, पर ठीक है, समहाउ आपको ठीक नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, इसमें कोई एक्सप्रेशन ही नहीं लिखा है, इस पूरे क्वेश्चन में कहानी ही लिखी है, बट अगेन लंबा लेंदी राइटअप है, डायग्राम है, तो ये राइटअप सिर्फ इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम चूंकि हम इस तरह के डायग्राम से परिचित होते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मीडियम भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने बनाए होते हैं, तो उसको एक रीडिंग मारने से समझ में आ जाएगा कि हो दिया हुआ क्या है, व्हाट इट इज एग्जैक्टली अबाउट। अभी 4 सेंटेंसेस हैं। फिर से अगर आपको पढ़ते 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 सेंस हो गया कि यहां पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा, क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि ये थीटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर एक डिटेक्टर है, अगर आपको दिखने लगा इसका मीनिंग कि यहाँ से और यहाँ से आने वाली रेज बहुत दूर पैरेलल चल के जा रही है, ये सब बातें अगर आपको समझ में आने लगी, मतलब क्वेश्चन का सेंस फील होने लगा, तो पढ़िए। और लग रहा है कि नहीं ये सेंस ही नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो तुरंत छोड़ के आगे बढ़िए। अरे सर आप तो सब क्वेश्चन ही छोड़वा दोगे तो क्या करें। अब ये रोटेशन का क्वेश्चन आ गया, ये इसके ऊपर ऐसे गोल 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 घूम रहा है। अगर इसको पढ़ के आपको रियली में कोई भी सेंस लग रहा है कि आपको कुछ भी समझ में आ रहा है,
तो टिके रहना है, नहीं तो छोड़। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल में बैठ के हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि आज तो मैं समझूंगा इसको कि हो क्या रहा है, अरे ये ऐसे घूमा तो फिर ये थोड़ी दूर गया, फिर ये गया। ये सब घर में करते हैं, एग्जाम हॉल में नहीं। अगर आपको तुरंत 15, 20, 25 सेकंड के अंदर सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि है क्या हो रहा है यहां, तो उसको देने देर छोड़ के अगले पे जाना है, तो कहां जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो केमिस्ट्री पढ़ के भी जाते हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह चैप्टर, वो भी बना देंगे। कुछ भी अनूठा नहीं है। मतलब सुबह शाम अगर 25-50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया हो तो उस बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन करने आते हैं। कीजिए, ये कीजिए ना आप। ये क्या आ गया भाई, अब ये लीजिए। अगर आपने स्क्रू गॉज सिलेबस में दिया है, उसको पढ़ा है, एकदम रूटीन क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे कुछ शायद एक एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ भी लिख दिया था इन्होंने, बट एनीवे स्क्रू गॉज अगर ये आप समझते हैं, रूटीन क्वेश्चन है। माने एक स्क्रू गॉज के बारे में आपने पढ़ाई की, उस पर 4 क्वेश्चन बनाए, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए थे। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अनूठा नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ना इसमें कोई ट्रिक है, ना इसमें कोई ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, 0 ट्रिक। इसको कीजिए, ये देखिए। अरे कठिन क्वेश्चन बहुत सारे मिल गए रास्ते में ना, तो अब आसान मिलने वाले। ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, ये चित्र बना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो इसको हमने किया, जूमिंग के आपने सिलेबस पूरा पढ़ा, इसको हमने किया, इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, ये हमने किया, 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 ये पता नहीं किया, ये किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, ये भी किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, ये किया, तो भी 8-9 क्वेश्चन कर दिया आपने, 50% पेपर कर दिया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ये तब कर पाएंगे आप जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के और तसल्ली से छोड़ देंगे। तसल्ली मतलब आपने ये इंश्योर कर लिया कि आपने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो बेहद आसान थी आपके लिए, दुनिया के लिए होगी, आपके लिए बेहद आसान थी, ऐसी चीज नहीं छोड़ी है। आपको इस तरीके से, आई रिपीट अगेन, आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है जो किसी भी ऐसी चीज से मेल नहीं खाते जो आपने आज तक देखा है। जैसे वो डिस्क के ऊपर डिस्क रोल कर रहा है, आपने नहीं देखा है ना, छोड़ दो, जस्ट लीव इट, देखा जाएगा। वो जो पहला क्वेश्चन था जिसमें क्या x vy माइनस y vy x कुछ था, एक्सप्रेशन एम्बिगुअस सा, छोड़ दो। पर्सनल वीकनेस है, मैंने 8-9 क्वेश्चन जो गिने, उसमें से 1-8 टॉपिक ऐसे आपने रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ा, छोड़ दो, तो भी 7-8 बचे ना। कैलकुलेशन ओवरलोड, आपने वो डायमेंशनल एनालिसिस वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन ओवरलोड में सोचा कि छोड़ दो, छोड़ दिया। इतना छोड़ने के बाद हो सकता है कि आप लेटर से 7 या 8 ही क्वेश्चन कर पाए, लेकिन ये करने में आपको 50 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब जो भी 10-5 मिनट बचा है, आप एक बार इनमें से जो छोड़ा हुआ है, उनमें से जो कैलकुलेशन ओवरलोड वाला था, या जिसको लेके आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये थोड़ा करेंगे तो कर सकते हैं, उसको एक बार ट्राई करो। सभी सब्जेक्ट में ऐसा करो। बल्कि सजेशन मेरा ये है कि ऐसा कभी भी मत करना कि 1 घंटा फिजिक्स अटेम्प्ट करना ही है। मान लो टाइम देखो ही मत, फिजिक्स में आपने 8-9 बनाया, अब अगले टॉपिक पे चलते चले जाओ, केमिस्ट्री में जाओ, मैथ में जाओ, ऐसे करके पूरा पेपर कोशिश करो कि 2.5 घंटे में स्कैन कर जाओ। मोस्ट प्रोबेबली तुम सेलेक्ट हो चुके हो। अब जो आधा घंटा बचा है, उसमें जहां जहां किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें लगा हो कि हाँ ये विद इन रीच है, पर थोड़ा अभी छोड़ दिया था मैंने बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ओवरलोड, उन पे जाओ, उनमें से देखो कौन ज़्यादा आसान पड़ेगा, 1-2 उसमें से ट्राई करो, कोशिश करो, होप मत छोड़ो। चीज़ों को तरीके से समझो, जो भी पढ़ रहे हो, सिलेबस को अभी भी हो सके तो कंप्लीट करो। छोटी छोटी सी चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, आसान क्वेश्चन। और जो मेरा क्रैश कोर्स है उसमें मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, साउंड वेव, ऑप्टिक्स, इनके ऊपर अच्छा थियोरेटिकल इनपुट है क्वेश्चन के साथ साथ। तो अगर वहाँ कोई कमजोरी फील होती है, वेव ऑप्टिक्स,
कमजोरी फील होती है और लगता है कि कोई थोड़ा सा ब्रीफ में थ्योरी और क्वेश्चन समझा दे, जिससे रेगुलर रूटीन वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं कर ले जाऊं, तो अभी भी समय है। क्रैश कोर्स को लो और उन वीडियोस को देखो, उनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करो, बात बनेगी। क्रैश कोर्स की कीमत आज से कम कर दी जा रही है क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, उसका पूरा फायदा लो। अभी भी 15 दिनों में काफ़ी बेनिफिशियल कोर्स हो सकता है वो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।